हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है और कहाँ पे ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। Force and pressure are important concepts in the world around us. Force is a push or a pull on the object, causing it to move or change its shape. Like when we kick a soccer ball, we apply force to make it move. Force can vary in strength and objects can experience multiple force at the same time. On the other hand, pressure refers to the force applied to a specific area. For instance, when you press your finger on a balloon, the more you force you exert, the greater the pressure created. Similarly, when you ride a bicycle, the air pressure in the tires enable us to move smoothly. By understanding force and pressure, we gain insights into how objects interact and move within our daily lives. In this chapter, we'll study about them in detail. Right? तो फोर्स और जो प्रेशर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं फोर्स प्रेशर अप्लाई हो ही रखा होता है। राइट? तो जब हम इन चीज़ों को आराम से और गहराई से समझेंगे तो क्या हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको स्मूथली कर पाएंगे। राइट? तो फोर्स जैसे पुश या पुल होती है, ठीक है, और जो प्रेशर होता है या तो हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, कम प्रेशर लगाते हैं, तो उस बेसिस पे चीज़ें डिटरमाइन होती है। नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। फोर्स, अ पुश और अ पुल। A force is either a push or a pull or both. Push is a force to move an object away from our body, while pull is applying a force to move an object towards our body. Kicking a ball, opening a door, sawing wood, driving a nail are some example of force. Right? तो force क्या होता है? किसी भी चीज़ को push या pull करना या फिर दोनों ही। Right? तो अगर हम एक push की force लगाते हैं, right? तो हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर रहे हैं, और वहीं पे हम अगर पुल की फोर्स लगाते हैं तो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ताकि ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी से पास आए। राइट? सो दीज आर पुश एंड पुल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। So consider a situation in which a person is standing near a stationary car. In that situation, no force is acting between them. Only when the man pushes the car, he applies force and the car starts moving. It shows that all possible motions are associated with force, and it is necessary for at least two objects to interact for a force to come into effect. Thus, it is the interaction between two objects which results in a force between them. Right? So देखो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, राइट, तभी क्या फोर्स डेवलप होती है। राइट? तभी फोर्स लग सकती है, वरना अगर दो स्टेशनरी चीज़ें खड़ी रहें तो उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। राइट? वैसे ही जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि एक मैन है और जो कार है, जब मैन फोर्स अप्लाई करेगा कार पे तभी क्या मोशन होगा, कार मूव करेगी। सो नाउ लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Hold a brick in the palm of your hand. The brick exerts a downward force on the hand. At the same time, the hand exerts an upward force on the brick when it comes to contact with the brick. Right? तो अगर आप अपने हाथ में क्या ब्रिक होल्ड करते हो तो आप देखोगे एग्जर्ट हो रही है फोर्स, ब्रिक आपके हैंड पे फोर्स लगा रहा है और वहीं पे हैंड आपके ब्रिक पे भी फोर्स लगा रही है। राइट? क्यों? क्योंकि वो दोनों कॉन्टैक्ट में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू किक अ फुटबॉल, द कॉन्टैक्ट ऑफ योर फुट विद द बॉल गिव्स राइज टू द फोर्स। राइट? जब हम फुटबॉल किक करते हैं तो क्या फोर्स से वो बहुत दूर तक जाती है, सो दैट इज फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, the bat exerts a force on the ball the moment it comes in contact with the ball. Right? तो जैसे ही क्रिकेट में बैट बॉल से इंटरेक्ट करती है, कॉन्टैक्ट में आती है, वैसे ही क्या फोर्स एक्सर्ट होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, when you strike a nail with the hammer, the force is exerted on the nail the moment hammer strike. Right? तो जैसे ही हम नेल को, राइट, कील को किससे, हैमर से स्ट्राइक करते हैं, तभी किस पे फोर्स जाता है, नेल पे। तो इससे हमारे क्या समझ आया, जब भी कॉन्टैक्ट आता है दो ऑब्जेक्ट से बीच में तभी फोर्स एक्सर्ट होता है। नाउ लेट्स स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स व्हिच it can produce in various bodies around us. A force can produce the following effects. Now let's see the effects and move to the next page. First is force can change the state of motion.
Okay. When a force is applied to a body which was initially at rest, it makes the body move. Similarly, when a force is applied to a moving body in the same direction, its speed increases, and when it is applied in the opposite direction, its speed decreases. So basically क्या force क्या करता है, जो state of motion है object का वो change कर देता है. अगर body initially rest पे है और अगर हम force provide करते हैं तो क्या होगा, या तो body हमसे दूर जाएगी या हमारे पास आएगी, right? अगर body जो है वो same direction में अगर force लगाई जाती है तो क्या होगा, speed increase हो जाएगी body की. वहीं पे opposite direction में अगर force लगाएंगे तो क्या speed decrease हो जाएगी. Perform the following activity to see how a force can affect the state of motion of an object. So now pull your sleeves up and let's do something. Take a table tennis ball and place it on the floor. The ball does not move on its own. It means the ball is in a state of rest. Now push the ball forward with a small force. You will see that the ball starts moving, right? तो आपको क्या लेना है, टेनिस बॉल लेनी है और उसको प्लेस कर देना टेबल पे. अब आप देखोगे मूव नहीं कर रही है, राइट? तो इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. बट जैसे ही आपने उसको टच किया, फोर्स लगाया, तो क्या वो बॉल मूव होने लग गई. नाउ पुश द मूविंग बॉल इन द सेम डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग. You will see that the speed of the ball increases. Now pick up the ball and throw it with some force towards the wall. You will see the ball stops moving. This happens because ball applies a force on a ball in a direction opposite to its direction of motion. This causes the speed of the ball to decrease and thereby the ball becomes rest at after some time, right? तो अब आपको क्या करना है, एक मूविंग बॉल पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना है. तो आप देखो क्या बॉल की जो स्पीड इंक्रीज हो गई, बट वहीं पे उस बॉल को आप एक वॉल पे हिट करो तो आप देखोगे कि बॉल का जो बॉल की जो स्पीड है वो कम हो गई, मतलब वो स्टॉप हो जाएगी कुछ समय में. क्यों? क्योंकि जो वॉल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगा रही है. नाउ सेकेंड थिंग, force can change the shape of an object. Perform the following activity to see how force affect the shape of an object. So let's pull your sleeves and take a ball of clay and press it with your fingers. You will observe that the ball of clay gets deformed easily. The force applied by the fingers changes the shape of the clay, right? This show we are able to make different shapes from a clay by exerting force on it. तो क्या होता है, कई बार मतलब फोर्स लगाने पे भी शेप क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है. अगर आपने देखा होगा क्ले आप दबाते हो फिंगर से तो कैसे उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट? लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. अ स्मॉल बॉल ऑफ डो इज फ्लैटेंड इन द शेप ऑफ चपाती व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, राइट? अब चपाती बनाते हो तो कैसे फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्लैटन हो जाता है, शेप चेंज हो गया. अगेन अ balloon seller makes different shapes with gas filled balloons by applying force on them, right? बलून में आप अगर फोर्स लगा के हवा भरते हो तो क्या होता है, डिफरेंट शेप आती है, राइट? अ रबर बैंड चेंजेस शेप व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड एंड दैट इज अ फोर्स इज अप्लाइड. तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है. अगेन व्हेन यू सिट ऑन अ सोफा द फोर्स अप्लाइज बाय अ वेट कॉजेज इट टू सैग, राइट? सोफा पे जब आप अपना वेट अप्लाई करते हो दैट इज अ फोर्स, तो क्या होता है, नीचे सैग हो जाता है. Hence, from the above discussion, it is concluded that a force may change the shape of an object, make an object rest to moving, change the speed of a moving object, change the direction of a moving object. Alright? Now, let's get to a question. Would it be right to say that no force acts on a body moving on a perfectly smooth surface? Right? So you have to find the answer to this question. Now let's go to the next page. Hence, force can be defined as an influence which brings about or tends to bring about a change in the speed, direction of motion or shape of an object. All right? तो force को कैसे define कर सकते हैं? एक ऐसा influence जो क्या body का speed, direction, motion और shape लाने की क्षमता रखता है या फिर shape change कर देता है. Now let's study the types of forces. Forces are broadly into two categories, contact forces and non-contact forces. So first is contact forces. When a force is applied physically through a direct contact between the two bodies, it is called contact force. For example, a bucket cannot be lifted without holding. It is a book
cannot be pushed without touching it, either directly or indirectly. In these cases, a physical contact is necessary for the force to act, right? So basically, contact force क्या होता है? जब कोई दो bodies एक दूसरे को contact में आके force लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Contact forces. जैसे कि अगर हमें bucket उठानी है तो हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, contact में लाना पड़ेगा, right? There are 3 types of contact forces. One is muscular force, frictional force, and elastic force. So, let's study about the muscular force. The force applied by the muscles of the body is called muscular force. For example, while lifting the school bag, you apply force using the muscles of your arms, and you can feel the strain on your arm muscles. As you lift the bag, when you let the bag go down, your muscles relax. Muscular force is applied all the time to push and pull things, to squeeze water out the wet cloths, to chew foods, to walk, to run. Okay, तो muscular force क्या होता है? Muscular force जैसे जो भी हम force अपनी muscles, body के muscles से apply करते हैं वो होते हैं muscular force. जैसे हम स्कूल बैग उठाते हैं तो पुल करते हैं, राइट, पुश करते हैं, तो सारा क्या है? मसल्स के लिए फोर्स है, मसल्स के थ्रू फोर्स है, तो क्या? मस्कुलर फोर्स, राइट. टू exert muscular force on the object, our body has to be directly or indirectly in touch with the object. Thus, muscular force is a contact force, right? अब अगर आपको muscular force अप्लाई करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रहना होगा, इसलिए किस लिए? तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है इसे, ठीक है. Animals, birds and insects to apply muscular force to move around in so many different ways. Ox uses muscular forces to pull a bullock cart. Similarly, a camel uses muscular force to carry people and load across the desert. हमारे साथ साथ जैसे एनिमल्स और बर्ड्स भी है, वो भी क्या मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी हम देखते हैं क्या बलक कार्ट्स चलती हैं, राइट. तो अपनी मसल्स ही तो यूज़ कर रहे हैं, राइट. Muscular force is produced by the contraction of muscles in different parts of the body, which also helps us to breathe, move food through the digestive system, walk, lift our hands, hold something in our hands, and even talk and smile. Even our heart is driven by the muscular force, right? तो basically muscular force से हम क्या क्या बहुत सारे contraction से होता है ये. जब contract करती है muscle तो muscular force लगती है. इसीलिए बहुत सारी activities किस लिए कैसे involved है? Muscle contraction से. Another type of force is frictional force. This is a contact force which comes into play when a body slides or tends to slide on another body. This force comes into play only when there is a relative motion between the two bodies. If the bodies are at rest, there is no force of friction between them. Right? So frictional force क्या होता है? ये भी again contact force है, but जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर दो अलग डायरेक्शन में स्लाइड कर रही होती है, राइट, या फिर सेम डायरेक्शन में स्लाइड कर रही होती है, तो क्या लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगती है. इसीलिए इस फोर्स में क्या मोशन, बॉडी का मोशन में होना वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, it comes to rest after traveling a certain distance, although you do not apply force to stop it. A cycle stops after some time if you stop pedaling. A car comes to rest if its engine is shut down. In these situations, a force does not seem to act, but still the motion of the body stops. Here, frictional force acts in the direction opposite to the direction of the motion. Alright? तो frictional force क्या है? Basically, जैसे जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव करती है तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और वो बॉडी को क्या एक तरीके से स्टॉप करती है. जैसे आपने देखा होगा फ्लोर पे अगर बॉल को हम रोल करते हैं तो एक टाइम बाद क्या रोल खुद ब खुद, बॉल खुद ब खुद क्या बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, राइट. वो क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. Third type of force is elastic force. When certain objects like a spring, rubber band or sponge are stretched or bent, their shapes and size are changed. The force which act in these cases is called elastic force. For example, twisting of wet cloths, pulling or stretching a spring from both ends, pressing a sponge like. तो elastic force क्या होता है? जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग जैसा है, राइट, या रबर जैसा है या स्पॉन्ज जैसा है, तो इन केसेस में जो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या
शेप और साइज में चेंज हो जाता है, ऐसी टाइप को फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फोर्सेस, राइट। जैसे कि हम कोई भी रबर बैंड को जब ट्विस्ट करते हैं, है ना, उसको इलास्टिक करते हैं, तो दीज आर इलास्टिक फोर्सेस. Now let's read about the non-contact forces. When a force is applied without a direct physical contact between the objects, they are called non-contact forces. For example, a magnet can attract iron nails from a distance. Magnetic force is therefore a non-contact force. The gravitational force of the earth is a non-contact force which attract all bodies towards the earth. अब देखो दूसरे टाइप की फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें क्या होता है कि कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बट फिर भी क्या फोर्स अप्लाई हो रही होती है. जैसे कि एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जैसे आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? दीज आर मैग्नेटिक फोर्स, gravitational force, electrostatic force and nuclear force. So let's read about these forces. Magnetic force. The force of interaction which exists between two magnetic poles is called magnetic force. This force may be attractive or repulsive. It extends to infinity. The magnetic force between the two poles north-north or south-south is repulsive, while between two unlike poles north-south or south-north is attractive. So magnetic force क्या होता है? जो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स होती है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, राइट. ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही टाइप की होती है और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है, राइट. अब देखो अगर जो मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो सेम है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और नॉर्थ है, तो क्या रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी. अगर नॉर्थ और साउथ दो डिफरेंट पोल्स हैं तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक टू मैग्नेट्स, प्लेस वन मैग्नेट ऑन द टेबल, होल्ड द अदर मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट टू क्लोजर टू द फर्स्ट मैग्नेट. यू विल नोटिस दैट when the magnet held in the hand is moved, the other magnet moves either towards it or away from it. It is because when like poles face each other, the magnet move away. On the other hand, the magnets get attracted when the unlike poles face each other, right? तो आप देखोगे जब आप अगर आपने मैग्नेट लिया है और एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या दूसरे मैग्नेट में मूवमेंट शो होता है, राइट. या तो वो उसके पास अट्रैक्ट होती है या उससे अवे जा रही होती है, राइट. तो किस पे डिपेंड करेगा कि लाइक पोल्स हैं तो क्या अट्रैक्ट नहीं रिपल्सन होगा, और अगर अनलाइक पोल्स हैं तो क्या अट्रैक्शन होगा. नाउ लेट्स रीड अबाउट द सेकंड फोर्स विच इज gravitational force. The force of interaction which exists between two particles due to their masses is called gravitational force. This is the force which binds the entire universe and is not restricted to objects lying on the earth and gives to what we commonly call the weight of an object. The force is always attractive in nature and extends to infinity. It is a very weak force. It becomes appreciable only when the objects are very large like earth, moon, sun and the stars. So gravitational force क्या होता है? जो interaction दो पार्टिकल के बीच में जो उनके मासेस की वजह से जो फोर्स डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. तो ये जो फोर्स है यही है जो पूरे एंटायर यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स को बांधे रखती है, राइट. मेनली यही फोर्स है. तो ये किस पे डिपेंड करती है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. तो ये ऑलवेज क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स टू अंडरस्टैंड दिस फोर्स. टेक अ मैंगो, अ फेदर और अ बॉल ऑफ कॉटन. नाउ टेक द मैंगो इन वन हैंड and feather or cotton ball in other hand. Let both these objects fall to ground simultaneously at the same time. You will observe that the mango hits the floor with greater force than the light comes ball or a feather. This shows that effect of gravity is greater on heavy objects. Right? तो आप क्या करोगे? अपने एक हाथ में मैंगो लो, एक हैवी चीज़ लो, दूसरे हाथ में फेदर या फिर एक लाइट चीज़, लेट्स से कॉटन बॉल लिया. दोनों चीज़ों को आप एक साथ ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे जो हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे मैंगो जो है वो जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड पे एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या वेट ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा. फ्रॉम द अदर एक्टिविटी it is clear that the greater the mass of the object, greater will be the gravitational force acting on it, right?
Now let's move to the next page. Now comes the electrostatic force. The force of interaction which exists between two charges is called electrostatic force. This force may be attractive or repulsive. It too extends to infinity. The electrostatic force between two like charges is repulsive, while between two unlike charges is attractive. So electrostatic मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकती है और ये क्या इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, राइट. जब हम दो सेम चार्जेस लाइक चार्जेस को लेके आते हैं तो क्या रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है, और जो दो अनलाइक चार्जेस को लेके आते हैं तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स आती है. सो नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. Take a comb and some tiny bits of dry paper. Comb your hair again and again. You will see some hair are pulled towards the comb. This is because your hair and comb have developed electric charges. Now again, comb your hair, dry hair vigorously and bring the comb near tiny bits of paper dry and observe them. You will observe that the pieces of dry paper rush towards the comb. It is because the vigorous rubbing makes the dry comb electrically charged, and due to the presence of charge, the comb attracts tiny bits of paper. It shows the effect of electrostatic force. Right? तो आप क्या करो, एक comb से अपने आप जो hair है उसको comb करो, right? जब आपको कई बार comb करोगे तो क्या comb जो है वो electrically charge हो जाएगा कुछ समय के लिए. अब जो छोटे से पेपर के टुकड़े हैं उसके पास आप लेके जाओगे तो क्या देखोगे, अट्रैक्शन हो रहा है, राइट. अट्रैक्शन हो रहा है. तो इससे क्या पता चला कि जो कॉम है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स. एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम्स. द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. Nuclear force act between the two nuclei. It is very strong non-contact force which holds the particle together. So क्या होता है, हर जो एक कोई भी छोटी से छोटी चीज़ किससे बनी है, एटम से बनी है, और हर एटम में न्यूक्लियस होता है. तो जो दो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, राइट. ये अगेन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और बहुत ही पार्टिकल को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है. Now there is an activity for you. You have to give one word for the following sentences. Now let comes to the next topic, which is exploring forces. For understanding the action of force properly, consider the following cases. Try pushing a heavy box all by yourself. Can you move it? Obviously you cannot. Now take the help of your friend and try pushing it again. Does it move now? You will find that it does. This means when you apply force in the same direction, the force adds up. This force now moves the objects in the direction in which the force is applied. तो आप देखोगे, आप फोर्स समझते हैं, राइट. लेट्स से आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो एक डायरेक्शन में, बहुत हैवी बॉक्स है, तो आपसे हिल पाएगा क्या, मुश्किल है कि नहीं हिल पाएगा, राइट. अब अगर आप अपने ही दोस्त को बोलते हो लेट्स डू इट टुगेदर, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वो मूव कर रही है, राइट. Now try to push the box again. Ask your friend to push it in opposite direction in which you push. Does the box move? If it moves, then in which direction it does so? Obviously it will move in the direction in which a large force is applied. The box will not move in the case if both of you applied the equal force. तो आप क्या बोलोगे, अब आप दोनों दोस्त opposite direction में force apply करोगे, right? तो देखो इस केस में क्या हुआ था कि box move किया, तो इससे क्या समझ आया कि जो फोर्सेस हैं वो एड ऑन हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई की जाए, राइट. और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा उस तरफ बॉक्स मूव करेगा, राइट. तो इससे हमें क्या समझ आया कि बॉक्स उस तरफ मूव करता है, कैंसिल हो जाती है फोर्सेस, बट जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ मूव करेगा. अगर ऐसे केस में दोनों ही फ्रेंड्स ने क्या इक्वल फोर्स लगाया होता तो बॉक्स मूव नहीं करता, राइट, कैंसिल ईच अदर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Consider the example of a game of tug of war. In this game, two opposite teams pull a rope in opposite direction. A ribbon is tied at the middle of the rope and the ground marked accordingly. The team which is able to pull the ribbon towards itself wins the game. Thus, from the above example, it is concluded that. So basically आपने tug of war game देखा होगा, खेला होगा. उसमें क्या करते हैं, एक रोप में बीच में
रेड कलर से टाई कर देते हैं एक रिबन, और दोनों टीम को अपनी तरफ रस्सी खींचनी होती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो रिबन वाली तरफ अपनी रस्सी ले जाता है वो गेम जीत जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया? सो if two forces are applied on an object in the same direction, they add up and the sum of the two forces act on the object, right? अगर forces same direction में apply करी जाती है तो forces add on हो जाती है, right? When two forces act in the opposite direction on an object, the net force is the difference between two forces. The net force act in the direction of the larger force, right? तो अगर opposite direction में forces लग रही हैं तो क्या होगा? Net force क्या होगी? जो डिफरेंस है उन दो फोर्सेस के बीच का, राइट। तो जो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? जहां पे लार्जर फोर्स एक्ट हो रही है, राइट। इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स वुड बी 0 एंड द ऑब्जेक्ट वुड बी नॉट मूव, राइट। तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स और दे आर इक्वल, तो क्या होगा? 0 होगी फोर्स और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। When describing force, it is necessary to specify the strength of the applied force and the direction in which it is working. The strength of the force is usually expressed by its magnitude. It is a numerical value with an appropriate unit. In addition to the magnitude, a force always has a direction. The direction of force is always from us when we push something and towards us when we pull something. Thus, a force is expressed by its magnitude and direction. ओके जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स, राइट, कितना कम या कितना ज़्यादा, और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में वो अप्लाई किया गया है, राइट। नाउ लेट्स सी द यूनिट ऑफ फोर्स। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड विद N, नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर इज़ैक न्यूटन। किलोग्राम वेट, kg weight is also a unit used for force when 1 kg weight is equal to 9.8 Newton, right? तो ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, जिन्होंने क्या किया था? फेमस साइंटिस्ट सर इज़ैक न्यूटन, इनके नाम पे ये यूनिट दी गई थी। द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, राइट। दूसरी क्या है? डाइन से भी इसको हम SI यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 42 न्यूटन, देन this value describes the strength of force when 42 is the numerical value and n is the unit of force, right? तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 42n, इस केस में क्या हुआ? 42 is the numerical value and n is the unit of force. So for example, Ravi and Sia are trying to push a heavy box. Ravi applied a force of 50 Newton while force applied by Sia is 40 Newton, right? Calculate the resultant force on the box when both of them push the box from the same side, right? Then apply forces from opposite direction of the box, right? तो क्या सिया ने भी पुश किया, राइट, रवि ने भी पुश किया, दोनों ने डिफरेंट फोर्सेस लगाई, और एक बार क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दूसरी बार डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन पे क्या फोर्स ऐड हो जाती है, और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है? फोर्स रिजल्टेंट मतलब कैंसिल आउट हो जाती है। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट देखो क्या हुआ? लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द रवि बी F1 एंड दैट ऑफ Sia बी F2. व्हेन बोथ ऑफ देम पुश द फोर्स बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी addition of both the forces, that is 90 Newton, right? But when they apply force in opposite direction, then the resultant force will be F is equal to F minus F2, that is 10 Newton, right? Now let's move to the next page. Now comes the concept of pressure. So what is pressure? In previous classes, you have learned that cyclones and winds are caused due to the difference in pressure at different points. Pressure is closely related with force. To understand the relation between the force and pressure, pay attention to the following question. हमने पहले की भी क्लासेस में देखा है कि हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं, विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो ये क्यों होता है? कोई जगह पे कहीं पे क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सारी चीज़ें होती है। तो जो फोर्स और प्रेशर है क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है, वो हम पढ़ते हैं आगे। नाउ पे अटेंशन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज ईजियर,
push into a wooden board, the cap of your pen, or an iron nail? Is it easier to cut vegetables with a sharp knife or a blunt knife? When a hammer strikes a sharp nail, we find that it is readily enters into the wood, while the cap of pen does not. Similarly, the vegetables are cut easily with sharp knife, but on applying the same force, the blunt knife does not work. But if amount of forces are similar, then why does this difference in results come out? It shows there is something more that which describes pressure other than force. Perform the following activity to find out the answer of the above questions. So basically हमने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ब्लंट नाइफ लेते हो और एक क्या शार्प नाइफ लेते हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ईजिली किससे कट जाता है वेजिटेबल्स, शार्प नाइफ से वेजिटेबल्स कट जाते हैं, राइट। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हम दोनों केस में फोर्स तो सेम ही अप्लाई कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर की वजह से। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर थ्रू अ एक्सरसाइज। Stand on a Dunlop bed and ask your friend to observe how much it is pressed inward. Now lie down straight on the Dunlop bed and again ask your friend to observe how much it is pressed. Your friend will tell that when you were standing on the bed, it was pressed more deeply than when you were lying on dying. This was happened because when you were standing, all your weight was acting only on your feet, and when your whole body was lying on the bed, then your weight was distributed over whole body, which was as large area as compared to your feet. So basically आप क्या देखोगे, अगर आप अपने बेड पे सिर्फ ऐसे खड़े हो जाते हो तो आपका बेड नीचे ज़्यादा प्रेस होता है, राइट। और अगर आप वहीं पे अगर आप अपने बेड पे लेटे हो तो क्या होगा, प्रेस बहुत कम होगा। ये रीज़न क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका बॉडी का वेट है वो क्या है, इस केस में कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है सिर्फ इतने एरिए पे, राइट, छोटे एरिए पे। वहीं पे दूसरी जगह पे क्या है, आपके बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एक लंबे एरिया में, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। द अबव एक्टिविटी शो दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। दस प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। सो बेसिकली ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रही है वो भी डिपेंड करता है, राइट। इस इफेक्ट को फोर्स के क्या बोलते हैं हम, प्रेशर। अब प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द फोर्सेस। सो कितनी फोर्स अप्लाई करी और कितने एरिया पे हुई। हेंस द प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया ऑफ अ surface. If a force F is acting on surface with an area A, then pressure I P tension P exerted by the force on this area is given by, so basically pressure is equal to force upon area, right, or it can be represented as P is equal to F upon A. From the above formula it is concluded that pressure is directly proportional to the force, right. It means larger the force applied, larger will be the pressure exerted and vice versa, right. प्रेशर और जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या, फोर्स भी इंक्रीज होगा, और फोर्स डिक्रीज करेंगे तो क्या, प्रेशर भी डिक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट, pressure is inversely proportional to the area of contact. It means smaller the area of the contact, larger will the pressure exerted and vice versa. तो प्रेशर और जो एरिया क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज है तो मतलब एरिया कम होगा, और अगर हम एरिया बढ़ा देते तो क्या, प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। These points can be demonstrated by the following activity. So let's go to the next page. Now let's pull your sleeves up and do this exercise. Take a heavy book and balance it on the palm of your hand. Now try to balance the same book on a pen. In the first case, this force is spread over the large area of your palm. In the second case, the same force is concentrated over a small area, the area of the top of the pen. Thus, force has a different effect if it acts over a different area. It is difficult to balance the book on a pen. So, in the second case, the effect of force is greater than in the first case. Thus, when a force is spread over a large area, it produces a small pressure, and when a force is spread over a small area, it produces large pressure. So, basically क्या,
अगर आप एक नोटबुक को अपने पाम से पकड़ोगे नीचे से और दूसरे केस में किससे, एक पेन से पकड़ोगे, तो आप देखोगे कि पेन के केस में उसको बैलेंस करना, उसको पकड़ पाना डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू व्हाट हैंड में आप इजीली कर लोगे। क्यों हो रहा है ऐसा? तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन व्हाट पेन एंड द बुक, उसमें क्या हो रहा है कि जितना छोटा एरिया है, जैसे अभी हम लोग ने प्रेशर के बारे में पढ़ा, तो इस केस में क्या होगा, जितना छोटा एरिया है क्या उतने ही ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, बट जितना एरिया इंक्रीज हो गया उतना क्या प्रेशर कम होगा, राइट? इसीलिए क्या होता है, बैलेंस करना पाम के केस में इजी होता है। नाउ लेट्स सी द यूनिट ऑफ प्रेशर। सिंस pressure is equal to force upon area, therefore SI unit of pressure is the SI unit of force divided by the SI unit of area, which is Newton per meter square, right? 1 Newton per square is equal to 1 Pascal, right? Hence 1 Pascal is the pressure that results from the action of 1 Newton of force acting on a unit area. तो मतलब 1 Pascal का मतलब क्या हुआ? 1 Pascal प्रेशर का मतलब 1 न्यूटन फोर्स जब हम 1 यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स is being applied by rectangular blocks measuring 5 centimeter into 2 centimeter into 1 centimeter on a table, then find the pressure exerted by the block when it is placed in a position A, which is this, B and C. So basically देखो A, B और C में चेंजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ पे जो नीचे प्रेशर लग रहा है जिस एरिया पे, वो डिफरेंट है तीनों केसेस में. सो इन पोजीशन ए द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स एंड द टेबल इज 5 centimeter into 2 centimeter, so which is 10 centimeter square, right? Therefore pressure exerted by the area is equal to force upon area, and which comes out to be 10 Newton upon 10 centimeter square, which gives 1 Newton per centimeter square, right? तो बेसिकली क्या हुआ, इस केस में जो था, जो कॉन्टैक्ट में आ रहा था एरिया, वो था 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का, राइट? इसीलिए प्रेशर भी क्या डिफरेंट लगा. अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पोजीशन बी में. इन पोजीशन बी द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड द टेबल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, विच कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई कितना हुआ 10 न्यूटन, विच इज डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो अगेन सी में चेंज होगा. इन पोजीशन सी द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रेक्टेंगल ब्लॉक एंड टेबल इज 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, विच कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन फोर्स कितना है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, comes out to be 5 Newton per centimeter square, right? So from the above example it is evident that smaller the area, larger will be the pressure, right? जितना छोटा क्या होगा एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा क्या प्रेशर होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर. A porter puts a round piece of cloth on his head. The porter carry heavy loads on their head. The cloth increases the area of contact between the head and the load. This way, they reduce the pressure on their head, which helps them to carry the load. अब आपने क्या देखा होगा, जो सामान ढोते हैं, राइट, वो ऊपर अपने सर पे क्या रख लेते हैं, क्लॉथ रख लेते हैं मोटा सा, राइट, बड़ा चौड़ा सा. उससे क्या होता है, वो जो भी लोड उठा रहे होते हैं उसका जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, और वो प्रेशर कम बिल्ड होता है. फॉर अस वॉकिंग ऑन द सैंड इज डिफिकल्ट बट कैमल वॉक्स ईजिली ऑन इट बिकॉज कैमल हैज लार्ज पैडेड फीट. दिस इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इट्स फीट विद द ग्राउंड, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर. दस द कैमल इज एबल टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इट. अब देखो अगर हम जब सैंड पे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पैर नीचे धंस जाते हैं, बट वहीं पे जो कैमल होता है वो बहुत ही ईजिली वहाँ पे चल पाता है. वहाँ पे क्यों, क्योंकि उसके फीट क्या होते हैं, पैडेड होते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े होते हैं, राइट, ऐसे. उससे क्या हो रहा है, आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, राइट, तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा. नाउ इट इज ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू अ वॉल. द शार्प एजेस हैव अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस रिजल्ट इन अ लार्ज प्रेशर बीइंग क्रिएटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
सो द नेल ईजिली एंटर्स द वॉल, राइट। तो अब देखो नेल का क्या होता है, बहुत ही पतली होती है, नीचे से बिल्कुल पतली होती है, उससे क्या होता है, शार्प एज होने की वजह से स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो जितना प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगता है, राइट। नेक्स्ट, द स्ट्रैप ऑफ शोल्डर बैग्स आर मेड ब्रॉडर. This increases the area of contact and reduces the pressure. It helps carrying the bag on one's shoulder easily, right? So जो bags बनते हैं, स्कूल बैग्स बनते हैं, उनका क्या होता है, स्ट्रैप ब्रॉडर होता है ताकि प्रेशर हमें कम फील हो. नेक्स्ट इज आर्मी टैंक्स मूव होना, कैटरपिलर ट्रैक्स. It increases the area of contact with the ground, reducing pressure. This makes it easier for tanks to move on all kind of terrain, right? तो जो आपने टैंक्स देखा होगा, जो उनके ऐसे टेरेंस होते हैं, राइट, उनके ऐसे कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है जहाँ भी वो ग्राउंड पे चलते हैं वहाँ पे कम लगता है, राइट, एंड हेल्प्स टू मूव द आर्मी ट्रैक. नाउ लेट्स सी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स. तो जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. सो to demonstrate the pressure exerted by the liquids, we will require a glass tube open at both ends, a balloon and some water. Okay, so what you have to do is take a glass tube and close one of its end with a balloon. Now hold the tube vertically with its open end at the top. Pour water in the tube to fill about a quarter length of the tube. Record the observation. Pour more water to fill about 3/4 of the tube. Again record the observation, right? So आपको क्या करना है, एक ट्यूब ले लेनी है और उसको नीचे से बलून से कवर कर देना है, बलून लगा देना है, उसमें ऊपर आपको पानी डालना है, राइट, पानी फिल करना है, फिर थोड़ी देर में आपको और फिर से पानी फिल करना है. सो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है. एज वाटर इज एडेड टू द ट्यूब, द बलून स्टार्ट टू बल्ज. एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन द ट्यूब, द बल्ज ऑफ द बलून ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. हेयर the bulge of the balloon represents the pressure exerted by the water in the balloon. The increased bulge indicates the increase in the pressure, right? तो जैसे आप क्या करोगे, लिक्विड इंक्रीज होता गया, वैसे ही क्या हुआ, बलून और फूलता गया. मतलब बलून ने, जो अंदर वाटर था बलून के, उसने क्या प्रेशर एक्सर्ट किया, इसीलिए बलून का साइज इंक्रीज हो गया, राइट. इट इज कंक्लूडेड दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. इससे हमें क्या पता चला कि जो लिक्विड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 2 containers, one large and one small, and both are filled with the water up to the same level, then the pressure exerted by water at the bottom in both the containers will be same, right. So basically जो प्रेशर वाटर एक्सर्ट करता है, लिक्विड एक्सर्ट करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, लिक्विड की हाइट पे, राइट, कि उस जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट कितनी है, ना कि किस पे, कि कितना लिक्विड उसमें एक्चुअल में है. तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, हम 2 कंटेनर्स लेते हैं, दोनों में सेम अमाउंट का हमने पानी डाला है, तो हम देखेंगे जो उसका बॉटम है उसमें कितना, कंटेनर में सेम ही प्रेशर होगा. इससे हमें क्या समझ आता है, लिक्विड एक्सर्ट्स pressure on all the surface of the container, right? Liquids exert equal pressure at the same depth and the pressure exerted by liquids increases with depth, right? डेप्थ के साथ भी क्या प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सेम डेप्थ मतलब सेम प्रेशर हो रहा है, और लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो अपने कंटेनर्स की वॉल पे करता है, राइट? नाउ let's perform the following activity to understand the above point. Now let's move to the next point. Now let's pull your sleeves up and let's do an experiment to understand the concept. Take 2 identical cylindrical containers and mark them as 1 and 2. In container 1, pierce 3 holes around the same level. In container 2, pierce 3 holes at different levels, one above the other. Close the holes tightly with sellotape in both the containers. Fill the containers with water and remove the tape with a jerk one at a time. Record your observation. You will observe that container 1, water from the 3 holes fall at the same distance from the container. It shows liquid exert equal pressure at the same depth. In container 2, water from the 3 holes falls at different distances.
water up from the uppermost hole falls closest to the container, it shows that the pressure exerted by liquid increases with depth. All right, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2 सिलेंड्रिकल कंटेनर्स लेने या बॉटल भी ले सकते हो, राइट. उसको क्या फर्स्ट और सेकंड मार्क कर लेना है, राइट. फर्स्ट कंटेनर में आपने क्या करना है, 3 होल करने हैं सेम लेवल पे, ठीक है. वहीं पे सेकंड कंटेनर में 3 डिफरेंट लेवल पे एक के ऊपर एक होल करने. अब इन तीनों को एक बार सेलो टेप से बंद कर दो और पानी इसमें भर दो. फिर आप क्या करोगे, एकदम से तीनों होल को खोलोगे फर्स्ट बॉटल में. तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे तीनों जगह से जो पानी आ रहा है वो सेम ही तरीके से आ रहा है, राइट. जबकि जो सेकेंड बॉटल में वहाँ पे अगर आप ये होल्स ओपन करोगे तो आप देखोगे जो सबसे ऊपर वाला जो होल है वहाँ से पानी बॉटल के पास ही गिर रहा है. फिर जो होल उसके नीचे है वहाँ से पानी थोड़ा और दूर गिर रहा है, और जो सबसे नीचे होल है वहाँ पे पानी दूर तक जा रहा है, राइट. ये दूर तक जाने का क्या मतलब हुआ कि पानी में इतना प्रेशर कि वो थोड़ा और फोर्स लगा के दूर तक जा रहा है, राइट. तो ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि डेप्थ के साथ क्या प्रेशर बढ़ा है, राइट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द gases. Gases also exert pressure like liquids. To understand this, let us perform the following activity. Now pull your sleeves up just to try this experiment. Take a balloon and inflate it. Hold the mouth of the balloon tightly so that the air could not escape out. Now open the mouth of the balloon slightly by losing the grip of your hand. You will feel the air gushing out through the mouth of your balloon, and if you make some holes in the balloon will not inflate because the air blown into it escapes from all the holes, right. So pressure exerted by gases कैसे समझेंगे, अगर आप एक बलून को फुलाते हो और उसके माउथ से उसको बंद कर देते हो और फिर हल्का सा छोड़ते हो, राइट. तो आप देखोगे कैसे उसका जो माउथ है, बलून का माउथ है, वहाँ से आपको क्या एयर निकलती हुई नज़र आएगी, राइट. तो इससे हमें क्या दिखता है कि गैसेस जो होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. नाउ लेट्स सी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द सरफेस ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर which extends to a height of more than 100 kilometers from the ground. The Earth's atmosphere exerts a force on everything within it. As all fluids exert pressure, so the atmospheric air also exerts a pressure called atmospheric pressure. This pressure is exerted on all objects due to the weight of the air column above it. We are experiencing this pressure all the time, right? So basically क्या जो हमारी अर्थ है वो हमेशा किससे एनवलप्ड है? एयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट. तो ये भी क्या है, बहुत 100 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है. तो ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, ये एक्सर्ट करता है फोर्स सारी चीज़ों पे, राइट. तो वैसे ही जैसे फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, राइट, वैसे ही जो गैसेज होती हैं, राइट. अब सिंस एटमॉस्फेयर में भी गैसेज है तो क्या वो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. दिस प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव इट, राइट. तो जितना उसके ऊपर वेट होता है एयर के ऊपर, राइट, उस बेसिस पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. सो लेट्स पुल योर स्लीव्स अप, टेक अ टम्बलर एंड फिल इट completely with water. Cover its mouth with a piece of cardboard. Hold the tumbler in one hand, keeping the cardboard pressed tightly with the other hand. Invert the tumbler carefully. Remove the hand holding the cardboard. You will find that the cardboard does not fall off from the inverted tumbler. The atmospheric pressure exerted from the below the cardboard prevents it from falling, right? सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसमें पानी भर लेना है और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख देना है, राइट. फिर उसको आपको इन्वर्ट कर देना है और आप देखोगे कि ये जो कार्डबोर्ड है, राइट, ये नीचे फॉल नहीं हुआ है, ठीक है, इसको उल्टा करने के बाद भी. तो इससे आपको क्या समझ आया कि कहाँ पे, वहाँ पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, राइट. नाउ लेट्स गेट टू एन इन्फॉर्मेशन. द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 lakh pascals. Every person is under a pressure of air equal to the weight of the 2 elephants. But we are able to stand so much of weight due to breathing, which creates air pressure inside our body to balance our atmospheric pressure, right? So basically क्या होता है
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है 1 लाख पास्कल। अब हर इंसान के ऊपर कितना 2 एलिफेंट्स के वेट के जितना प्रेशर कॉन्टिन्यूसली लगता है, बट हमारी जो बॉडी एसेंस ब्रीथ करते हैं हम तो क्या होता है वो प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड विद मैनोमीटर, राइट। लिक्विड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? मैनोमीटर डिवाइस से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी द यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डेली लाइफ। कहाँ कहाँ यूज होता है? इट हेल्प्स इन फिलिंग मेडिसिन इन अ ड्रॉपर एंड इंक इन अ फाउंटेन पेन। ओके, एटमॉस्फेरिक कैसे प्रेशर काम आता है? जब हम फाउंटेन पेन में इंक भरते हैं या फिर ड्रॉपर से मेडिसिन को लेते हैं। इट हेल्प्स इन ड्रिंकिंग विद अ स्ट्रॉ, राइट, स्ट्रॉ से ड्रिंक करने में। इट हेल्प्स इन मेकिंग अ फाउंटेन एंड इट कैन पुश थिंग्स। ओके, the air around us exert huge pressure in all directions. Perform the following experiment to understand this concept. So let's do an experiment. To demonstrate that air exerts huge pressure, what we will require? An airtight can, water, burner and tripod stand. What are the procedure? Pour some water in a tin can by removing its cap and boil it. When its steam starts coming out of its mouth, close the lid tightly after removing it from the burner. Right? आपको इसको इसमें पानी डाल के इसको क्या करना है? बॉईल कर लेना है तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं आ रही है, और जैसे ही फिर स्टीम आए तो आपने इसका लिड क्लोज कर लेना है और pour some cold water on the closed tin can. Right? इसके ऊपर आपको क्या करना है? बाहर से कोल्ड वाटर डालना है. You will observe that the tin gets crushed from all sides. This happens because the steam drives out air from the container. On cooling, the steam inside the container condenses and changes into water. This creates a vacuum inside the can. As a result, the excess atmospheric pressure outside the can crushes it inwards. So basically क्या होता है? आप क्या देखोगे कि जो टिन कैन है वो क्या क्रश होने लगा है अपनी सारी तरफों से, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्टीम है, राइट, जो स्टीम है वो क्या ड्राइव कर रही है? जो कंटेनर के अंदर से जो एयर है उसको बाहर निकालती है, राइट। बेसिकली स्टीम एयर ही है एक तरीके से। जब वो ठंडा होने लगता है, क्योंकि जैसे ही हमने उसमें पानी डाला वो क्या हुआ? ठंडा होने लगा। तो जो अंदर स्टीम है वो क्या कंटेनर से कंडेंस होके पानी के फॉर्म में बाहर आती है, राइट। ये क्या एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है कैन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या जो टिन बॉटल है वो क्या क्रैक डेवलप हो जाते हैं। नाउ दिस शोज दैट द एयर एक्सर्ट्स ह्यूज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ओके, इससे हमें क्या समझाया कि जो एयर है वो सारी तरफ से क्या प्रेशर डालती है। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव दैट ग्रेट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एयर। इट इज रियली अमेजिंग दैट we do not get crushed under the pressure of atmospheric because the internal pressure developed by the fluids inside the body cells of humans and other animals balance out a small atmospheric pressure. So basically क्या अब इससे हमें समझ आया कि जो gases होते हैं, right, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी हमें क्या कॉन्स्टेंटली प्रेशर डालता रहता है, बट सिंस हमारी बॉडी के अंदर इतना अच्छा रेगुलेशन है फ्लूइड्स का तो क्या वो बैलेंस आउट हो जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट of atmospheric pressure is called barometer, right. There are two types of barometer, mercury barometer and aneroid barometer. You will study about them in higher classes, right. तो atmospheric pressure किससे measure करते हैं? barometer से, right. Now let's understand one thing that you must know. Do you know about Medberg experiment? This experiment was performed by 17th century German scientist Otto von Guericke at Medberg, a German city. He dramatically demonstrated the strength of atmospheric pressure. Okay, so basically इन्होंने क्या ऑटो वॉन ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था जर्मन सिटी में, जहाँ पे इन्होंने एटमॉस्फेरिक स्ट्रेंथ को दिखाया था वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। In this experiment, he took two bronze hemispherical vesicles of identical size and fitted them together. A vacuum pump was used to completely remove the air from the inside them. Two groups of 8 horses, each pulling the hemispheres in opposite direction, were employed. But the pressure of air on the hemisphere from the outside was so large that either horse could not pull the hemisphere apart.
This famous experiment gives an idea of the real magnitude of atmospheric pressure. So basically इन्होंने क्या किया था, दो ऐसे स्फेयर्स को लेके क्या इनको क्लोज कर दिया और इनके बीच में जो भी एयर थी वो सक्शन पंप से इन्होंने बाहर निकाल ली. अब जब यहाँ पे एयर बिल्कुल भी ख़त्म हो गई, राइट, तो इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से हॉर्सेस से, इक्वल हॉर्सेस से इसको पुल करवाया. बट क्या देखा गया कि हॉर्सेस से ये मतलब पुल ही नहीं हो पाए. ये जो दो स्फेयर्स थे ये बिल्कुल भी अपार्ट नहीं हो पाए. इससे क्या समझ आता है हमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड हम अप्लाई करता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो देयर इज एन activity for you, so you have to state true and false, right? Now let's go to the word finders. Push, a force applied to move a body away from you. Pull, a force applied to move a body towards you. Force, a push or a pull or the influence that produces a change in the state of motion or shape of an object. Contact force, force which act between bodies in contact. Non-contact force, these are the force which act between bodies in contact, not in contact. Muscular force, the force produced by the contraction of muscle. Frictional force, the force acting when a body tends to move over another body. Magnetic force, the force acting between the two magnetic objects, right? Gravitational force, the force between the two bodies due to their masses. Electrostatic force, the force acting between two charged bodies. Pressure, the force applied per unit area of surface. And atmospheric pressure, pressure exerted by the atmosphere. Now let's take a look on these few points. A force cannot be seen but can be felt and observe its effect. A force arises due to the interaction between two objects. If two forces are applied on an object in the same direction, they add up and sum of the two forces acts on an object. When two forces act in the opposite direction on an object, it is the difference between the two forces that acts on the object. Force acting on an object may cause a change in the state of motion or change in its shape. A force can act on an object with or without being in contact with the object. The pressure exerted by the liquid depends only in the height of the liquid column. Liquids also exert pressure on the sides, that is on the walls of the container. Air exerts pressure in all directions. The Earth's atmosphere exerts a force on everything within. Vandenberg experiment gives an idea of the real magnitude of atmospheric pressure. I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.